हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह क्या होता है, वो चीज़ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। ज़रा उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। तो फिर मैं वही बात कहूँगा, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है, सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, कैसे बनता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, तोड़ना। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट देकर किसी इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको एक दो लाइन में लिख लिया जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, देख रहे ध्यान से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस है, यहां पर लिख रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by passing electric current in electrolytic cell। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इसी तोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। और ये जो ब्रेकिंग करते हैं, ध्यान से समझना, ब्रेकिंग जो करते हैं किस चीज में करते हैं? यहाँ पे जो ब्रेकिंग होता है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ब्रेकिंग होता है इन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो तोड़ने का मतलब उसमें जो जो एलिमेंट है उसी में उसको अलग तोड़ देना है। जो जो एलिमेंट है उसको अलग अलग सेपरेट कर देना है, तोड़ देना है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग का मतलब होता है इनकंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है। अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता कैसे है, ध्यान से समझना। इधर देखो, हेडिंग दे देते हैं डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता कैसे है, एकदम ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता कैसे है? इसमें दो रॉड होता है, इसको एक रॉड ये हो गया और एक रॉड ये हो गया। इसको हम लोग जोड़ते हैं एक बैटरी से। ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसको चलाने के लिए बाहर से आपको इलेक्ट्रिक करंट भेजना पड़ता है, इसलिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे कोई बैटरी आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? बैटरी। ठीक है। यहाँ पर आप एक बैटरी लगा सकते हैं।
अब जरा देखना, ये साइन यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस, और प्लस साइन वाले को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इसको कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं हम लोग कैथोड। ठीक है, इसको बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस कंपाउंड को तोड़ना है, ब्रेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है, इसके अंदर हम रख देंगे यहां पर। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट हम रख दिए AB। AB ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको दो स्टेट में आप रख सकते हैं, या तो इसका मोल्टेन फॉर्म में रख दो, मोल्टेन स्टेट में, और नहीं तो इसको रख दो आप एक्वस स्टेट में। किस स्टेट में, एक्वस, मतलब पिघला हुआ फॉर्म हो, और नहीं तो एक्वस। जिस कंपाउंड को तोड़ना है, और ए पे साइन क्या हो गया प्लस और इस पे हो गया माइनस। इलेक्ट्रोलाइट पे दो तरह का आयंस होते हैं, केटायन होते हैं और एक एनायन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही होता है जिसमें केटायन हो और एनायन हो, और उसको मोल्टेन स्टेट में रखेंगे, नहीं तो एक्वस स्टेट में। क्यों, क्योंकि जब अगर इसको तोड़ना है तो अब इधर से इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा तो बताओ करंट का मूवमेंट होगा, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट दो स्टेट में हो सकता है, या तो मोल्टेन नहीं तो एक्वस। सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में फ्री आयंस मिल जाएंगे, फ्री आयंस। और जब फ्री आयंस मिलेंगे, फ्री आयंस मिलेगा, फ्री आयंस क्या होगा, मिलेगा, तो आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा और कंपाउंड टूट जाएगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं मिलते हैं, इसलिए मोल्टेन में रखो, नहीं तो एक्वस में रखो। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। और एक बात और देख लो, ध्यान से समझ लो, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको टैंक बोलते हैं। और ये कैसा होता है, इंसुलेटर, ताकि बाहर करंट का मूवमेंट नहीं हो, कोई इसको पकड़े तो करंट ना लगे उसको। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम हो गया। इसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और कंपाउंड जब ब्रेक करता है, तो कंपाउंड जब ब्रेक करेगा तो इनकंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब उसमें जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, बात दरअसल क्या है कि जब आप ये जान गए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस होता है जिसमें कंपाउंड को तोड़ते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कैसे कंपाउंड को तोड़ते हैं, ध्यान से समझना। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक एग्जांपल, जैसे हमको कराना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। किस स्टेट में कराना है, मोल्टेन स्टेट में रखकर, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाऊंगा। मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाऊंगा। देखो इधर ध्यान से, इन लाइन। एक मैं आपके सामने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाऊंगा। देखिए, देखो जी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हो गया। इसमें क्या बनाओ, एनोड, और इसको बैटरी से जोड़ दो। ये प्लस चार्ज और ये माइनस। ये क्या हो गया आपका एनोड, और ये क्या हो गया आपका कैथोड। इसके अंदर हम भर दिए, क्या भर दिए, मोल्टेन NaCl भर दिए। जैसे तुम मोल्टेन NaCl भरोगे तो इसमें दो आयंस आपको मिलेंगे, एक मिलेगा Na प्लस और दूसरा मिलेगा Cl माइनस। ठीक है, प्लस बताओ किसके तरफ जाएगा, प्लस माइनस वाले की तरफ जाएगा। तो ये जाएगा आपका कैथोड की तरफ, और ये माइनस कहां जाएगा, एनोड की तरफ। कहां जाएगा, एनोड की तरफ।
अब इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, कैथोड पे जाएगा तो क्या होगा और एनोड पे जाएगा तो क्या होगा। आप सबको पता है कि एट कैथोड, कैथोड पे सबको पता है कि रिडक्शन होता है। क्या होता है? कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे Na+ जाएगा। अब रिडक्शन में आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो ये Na+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम सॉलिड। ठीक है। उसी तरीके से एट एनोड, आप सबको पता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? Cl- का। और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो Cl- का जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ये 2Cl है, Cl 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुना करो और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव लिखना पड़ेगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसा करो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 गुना कर दो और यहाँ पे 2 गुना कर दो, ताकि ये इससे फायदा हो जाए कि ये 2 लॉस कर रहा है तो ये 2 गेन करे, अच्छा लगेगा देखने में। अब तुम खुद देखो, खुद तुम देखो कि बताओ कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट कैथोड पर, मतलब यहां से Na+, यहां से Na+ निकलकर यहां से सोडियम जाकर यहां पे क्या होगा? डिपॉजिट होगा। कहां पे? कैथोड पर सोडियम। और Cl- जो है ये एनोड पे जाके Cl गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो बताओ इस NaCl में से दोनों एलिमेंट अलग अलग हुआ कि नहीं? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। Cl2 तुम देख लो, जो आपका Cl2 है, ये Cl2 जो गैस है ये बन के एनोड पर निकल रहा है, मतलब एनोड पर क्या हो रहा है? लिबरेट कर रहा है, एनोड पर वो निकल रहा है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सुनना, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सिलेबस जो आपको पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो सिलेबस पढ़ना होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तब मेन टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें 2 पार्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस को डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट कौन सा है देखना, सबसे पहला पार्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सर क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ? क्वालिटेटिव का मतलब होता है, एकदम ध्यान सुनना, इसमें तुम पढ़ोगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ोगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एनोड पर और कैथोड पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, मतलब यहां पर हम लिख देते हैं क्या बनेगा, क्या बनेगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा। और क्वांटिटेटिव में इसमें हम लोग बात करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, मतलब कितना कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हो गया आपका पार्ट 1 और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट 2। हम लोग अभी जो मेन बात करने वाले हैं, जो हम लोग मेन अभी मुद्दे की बात करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कितना बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा प्रोडक्ट का। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका मतलब कितना बनेगा, ये हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो आपको पार्ट 1 भी हम अपलोड कर देंगे।
तो ये बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। मतलब जो तुम इलेक्ट्रोलाइसिस कराए हो तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कितना अमाउंट में बनेगा, तो इन्हीं को समझाने के लिए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को समझाने के लिए फैराडे का लॉ आता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वो बताएगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको आप यहां तक सही से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो हेडिंग क्या दिए हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। और ये क्या बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये अमाउंट के बारे में बात करता है। क्या बनेगा वो पार्ट 1 है, वो कभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर, आप उसको देख लेना, ठीक है। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। फैराडेज का सबसे फर्स्ट लॉ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फैराडे का जो पहला लॉ है, ये क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जिस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रखेंगे। तो फैराडे का पहला लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा चार्ज भेजेंगे हम उस सेल में, उतना ज्यादा अमाउंट में टूट कर वो डिपोजिट होगा या लिबरेट करेगा एट एनी इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड पर और नहीं तो एनोड पर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर से सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो जितना ज्यादा उसके अंदर चार्ज भेजेंगे तो वो ज्यादा अमाउंट में टूट कर एनोड या कैथोड पर वो प्रोडक्ट जाके जमा होगा। तो जितना चार्ज भेजेंगे उतना ज्यादा अमाउंट में जमा होगा। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना, हम लोग बात करते हैं कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये W क्या है, ये W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड हो और नहीं तो एनोड हो, किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट की बात करेगा। तो उसी वक्त ये ज्यादा डिपॉजिट होगा जब हम चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भेज रहे हैं वो चार्ज ज्यादा अमाउंट में भेजोगे तो सब्सटेंस ज्यादा डिपॉजिट होगा। किसके मुताबिक, फैराडे का फर्स्ट लॉ के मुताबिक। अब जरा समझिएगा, यहां पर W बराबर, बताइए प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है Z। ये बेसिक इनका फॉर्मूला हो गया। और इस Z को क्या बोलते हैं, तो Z को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं Z को। अब ये Z क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, तो पहले आप इसको ध्यान से नोट कर लो, फिर से एक मरतबा सुन लो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, उसमें जितना ज्यादा करंट भेजोगे, चार्ज भेजोगे, तो उतना कंपाउंड टूटकर एनोड पर जमा होगा। जितना ज्यादा भेजोगे उतना अमाउंट में डिपॉजिट होगा, ठीक है। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है, इसको नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ जेड का डेफिनेशन जरा देखते हैं हम लोग ध्यान से। जेड का डेफिनेशन क्या है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज दैट वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड बाय पासिंग 1 कूलम चार्ज। देखो W बराबर क्या है, ZQ। किसी भी कांस्टेंट का अगर डेफिनेशन लिखना है, Z कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखना होता है तो उसके बगल में जो टर्म मौजूद होता है उसके जगह पर तुम 1 पुट करो। तो हम मान लेते हैं कि इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, हम कितना चार्ज भेज रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, 1 कूलम का चार्ज भेज रहे हैं। तो W बराबर Z इंटू 1, तो Z बराबर क्या हो जाएगा W।
अब इसका मतलब समझ लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 कूलम का चार्ज भेजो तो उस वक्त जितना आपका प्रोडक्ट एनोड या कैथोड पर जितना अमाउंट में जमा होता है तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं जेड। मतलब ये 1 कूलम भेजने पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उसको बोलते हैं जेड। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूनिट ऑफ जेड, जेड का क्या यूनिट होगा ये समझो। तो W बराबर क्या होता है जी, जेड क्यू। तो जेड बराबर बताओ W अपॉन क्यू, ठीक है। W किस में हो जाएगा, ग्राम में, और क्यू आपका चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। इसको एक तरीके से हम जेड को और लिख सकते हैं W I इंटू टी, क्योंकि चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। तो यहां से अगर हम लिख दें यूनिट तो ग्राम पर एम्पियर सेकेंड, तो दोनों यूनिट इस्तेमाल हो सकता है। ग्राम पर कूलम कहीं लिखा हो और नहीं तो ग्राम पर एम्पियर सेकेंड लिखा हो, क्योंकि चार्ज का यूनिट करंट इंटू टाइम होता है। तो 1 कूलम चार्ज भेजने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड है या कैथोड है उस पे जमा होता है, उन्हीं अमाउंट को हम लोग बोलते हैं जेड। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ो। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो जेड के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, जेड का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यहां पर एक लॉ आता है, इस लॉ का नाम है इक्विवेलेंट लॉ। अब इक्विवेलेंट लॉ क्या है ये एग्जाम में पूछता नहीं है, बस इसका मतलब समझ लो। इसको वेरीफाई भी हम कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। ये बोलता है कि 1 फराडे ऑफ चार्ज is always deposited or liberated one equivalent, ये मेन चीज है, 1 equivalent of each and every substance at any electrode। एनोड या कैथोड पर अगर तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 फराडे का चार्ज भेजोगे, 1 फराडे चार्ज, फराडे भी चार्ज का यूनिट होता है, तो 1 फराडे का चार्ज भेजोगे तो पता है कितना डिपॉजिट होता है एनोड या कैथोड पर, 1 इक्विवेलेंट। किसके मुताबिक, इक्विवेलेंट लॉ के मुताबिक। इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा, लेकिन जरा मैं इसको लिख दूं यहां पर कि 1 फराडे चार्ज ऑलवेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। तो 1 फराडे का जो चार्ज है, 1 फराडे जो चार्ज है 1 फराडे, तो 1 फराडे हमेशा कितना डिपॉजिट कराएगा। 1 फराडे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भेजते हैं तो हमेशा सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट कराता है, ठीक है। तो अब हम इसको एक लाइन और करके आगे लिखते हैं, देखना ध्यान से। 1 फराडे चार्ज, 1 फराडे चार्ज से 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड, ठीक है। और ये मतलब इसका स्टेटमेंट जो था उसको हम ऐसे लिख दिए। और 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 इक्विवेलेंट जो होता है ये होता है किसके बराबर, ये होता है इक्विवेलेंट मास के बराबर। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। तो 1 फराडे चार्ज कितना डिपॉजिट कराएगा, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस, और 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। और इक्विवेलेंट मास का हम सिंबल लिख देते हैं यहाँ पर ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही बात है जिसको आपको दिमाग में रखना है, मेन यही बात है। जो बात है 1 फराडे चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा,
वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, और वन इक्विवेलेंट कितना होता है बताओ, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास ई बराबर ये होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। तो इसको एक जनरल फॉर्म में लिख दें, जनरल फॉर्म में सुनना, एन फराडे चार्ज, अगर एन फराडे चार्ज को भेजेंगे तो पता है कितना, एन इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा, एन इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख दिए हैं, लो ध्यान से एकदम समझ लेना यहां पर कि वन से वन इक्विवेलेंट, तो दो फराडे से दो इक्विवेलेंट, तीन फराडे से तीन इक्विवेलेंट, तो एन फराडे से कितना हो जाएगा, एन इक्विवेलेंट सब्सटेंस जाकर डिपॉजिट होगा, यही होता है इक्विवेलेंट लॉ। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। अब इस लॉ को जरा हम चाहते हैं कि वेरीफाई कर दें, देखना ध्यान से, वेरीफाई कर दें, इसका वेरिफिकेशन कर दें। देखो वेरिफिकेशन, सर ये कैसे आप लिख दिए हैं, देख लो। वेरिफिकेशन करने के लिए एक दो बात फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा कि देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होता है फॉर्मूला एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, तब आपको वेरिफिकेशन समझ में यहां से आ जाएगा। अब देखो कैसे वेरीफाई करने वाले हैं, ध्यान समझना। यहां पे एग्जांपल लेते हैं, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। बताओ ये कॉपर +2 पे, कॉपर पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो कहां भागेगा बताओ, ये पॉजिटिव है तो भागेगा कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर साइन क्या होता है, नेगेटिव। और जब कैथोड पर जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर +2 कहां भागेगा, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव होता है, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात और सुनो, एक बात और मैं साइड में बता दूं, साइड में एक और बात बता दूं ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो इधर ध्यान से, साइड में इधर देखो, साइड में एक बात बता दूं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को कहा जाता है 1 फराडे। क्या कहा जाता है, 1 फराडे। इसको भी बॉक्स बना देते हैं हम, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, 1 फराडे। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि 1 फराडे जो है, 1 फराडे, ये आपका चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये भी तुम जानते हो कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 10⁻23 संख्या होता है 1 मोल में। तो बताओ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतना होगा ना। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम होता है ना। जैसे मान लीजिए सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.67 चार्ज है 10⁻19 कूलम, तो 500 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, तो 500 से गुना कर देंगे। तो हमको निकालना चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो गुना कर देंगे, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 96500 कूलम। इसीलिए कहा जाता है कि 1 फराडे जो होता है, ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और ये कितना के बराबर होता है 96500 कूलम। तो ये फाइनल बात हम बना दिए हैं, इसको आप नोट कर लेना, ये फाइनल बात है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये सब चीज, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है 1 फराडे, और 1 फराडे में कितना होता है 96500 कूलम। तो फराडे से कूलम बदल सकते हैं, कूलम से फराडे में हम जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से वेरिफिकेशन ध्यान से समझना, कितना आसान है वेरिफिकेशन। देखो यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहां पे कुछ नहीं है तो 1, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। यहां पे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, मोल। हम यहां बोल देंगे कितना मोल है 1 मोल, यहां पे क्या बोल देंगे 2 मोल, यहां पे क्या बोल देंगे 1 मोल, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल में ट्रीट करते हैं। अच्छा 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ई माइनस का मतलब क्या होता है चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ चार्ज। जब भी लिख दिया जाए इलेक्ट्रॉन ऐसे ई माइनस तो क्या बताता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ पे क्या है 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 फराडे। क्या लिख सकते हैं 2 फराडे, क्योंकि 1 मोल को 1 फराडे बोलते हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोल देंगे 2 फराडे चार्ज है। यहाँ पर कितना फराडे चार्ज है 2 फराडे चार्ज है। और ये कॉपर क्या हो रहा है बताओ, ये जो कॉपर है ये डिपॉजिट हो रहा है कहां पे, डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड, क्योंकि बताओ कहां भागेगा कॉपर +2 कैथोड। तो कॉपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, कितना डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल। अब इसका हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट्स कि ये कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो अच्छा एलिमेंट का जो n फैक्टर होता है, देखो यहाँ पर कितना चार्ज है 2, तो n फैक्टर हो गया 2। अब मोल कितना बन रहा है 1, तो कितना डिपॉजिट हो रहा है 2 इक्विवेलेंट्स, 2 इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट हो रहा है। तो बताओ 2 फराडे चार्ज भेजेंगे तो कितना डिपॉजिट हो गया 2 इक्विवेलेंट्स। तो वेरीफाई हो गया ना, जितना फराडे भेजोगे उतना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। यही था आपका इक्विवेलेंट लॉ। सर एक और एग्जांपल से बता दीजिए। चलो एक और एग्जांपल से, सोडियम +1 कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा 1, और सोडियम सॉलिड जाके जमा होगा, कहां जमा होगा कैथोड पर। देखो सब लिख चुके हैं, कैथोड पर जमा होगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पर। अब जरा देखो ये कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है, ये भी आपका ये कितना हो गया 1 फराडे, और ये भी क्या हो गया आपका 1। इस सब के इसको हम बोल सकते हैं 1 मोल, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको भी लिख देंगे 1 मोल। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1 फराडे, इसको भी क्या लिख सकते हो 1 मोल। अब इस 1 मोल प्रोडक्ट को, ये डिपॉजिट हुआ है, तो इस 1 मोल प्रोडक्ट को तुम बदलो इक्विवेलेंट में। तो कैसे बदलोगे, n फैक्टर, सोडियम का चार्ज कितना 1, इसका मोल भी कितना है 1, तो कितना हो गया 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 फराडे चार्ज भेजने से कितना इक्विवेलेंट जमा हो गया 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो मान लेते हैं हम इसी को इरेज कर दिए पूरा का पूरा। लो चलो एक और एग्जांपल देख लो, अति सुंदरम एग्जांपल। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, ये +3 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और कहाँ भागेगा, एल्युमिनियम सॉलिड बना देगा और भागेगा कहाँ कैथोड पर। तो एल्युमिनियम जो सॉलिड है ये जो हो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट कहाँ डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट एट कैथोड। इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 मोल। इसको क्या लिख देंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन। इसको क्या, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, इसको लिख देंगे 1 मोल। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या लिख देंगे 3 फराडे, क्या लिख देंगे 3 फराडे। अब इसको तुम बदलो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालो। क्या निकालो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है n फैक्टर, एल्युमिनियम का n फैक्टर, एल्युमिनियम का चार्ज कितना है 3 और कितना मोल बना 1, तो कितना हो जाएगा 3 इक्विवेलेंट्स। तो वेरीफाई हो गया।
तो जितना फराडे का चार्ज जाएगा उतना ही इक्विवेलेंस जमा होगा। यही होता है इक्विवेलेंट लॉ। तो नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। 1 फराडे से 1 इक्विवेलेंट, 2 फराडे से 2 इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर 3 मोल है, इसको मोल माना जाता है। कभी भी नंबर जो कोफिशिएंट होता है उसको मोल मान लो। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो 1 फराडे, तो 3 मोल यहाँ पर लिखा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 3 फराडे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फाइनल बात हम लिख देते हैं, इधर देखो 1 फराडे चार्ज कितना डिपॉजिट कराएगा, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिपॉजिट कराएगा। क्या कराएगा, डिपॉजिट। और 1 इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर। मतलब इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, ई ग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ई ग्राम। बात आ गई समझ में। ये आप जानते हैं 1 इक्विवेलेंट मास, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास ई ग्राम। अब जरा देखो, तुम जानते हो कि 1 फराडे को बोलते हैं 96500 कूलम, 96500 कूलम। ठीक है, और ये आपका इक्विवेलेंट मास हो गया। तो 96500 कूलम को भेजेंगे तो कितना ग्राम डिपॉजिट कराएगा, ई ग्राम। 1 फराडे में 96500 कूलम तो कितना डिपॉजिट कराएगा, ई ग्राम। तो हम लोग को जेड निकालना है। मेन हम लोग क्या, किस चीज का कैलकुलेशन करना है, जेड का। और जेड हमेशा डिफाइन होता है 1 कूलम पर। कितना पर, 1 कूलम पर। तो इतना पे ई ग्राम हो रहा है, तो बताओ 1 कूलम चार्ज भेजने से कितना डिपॉजिट होगा, तो ई अपॉन 96500 इतना ग्राम। ठीक है, और यहां पर कूलम लिखना पड़ेगा सी, क्योंकि नीचे आपका चार्ज है कूलम में, तो ई ग्राम पर कूलम। ठीक है, ई अपॉन 96500 ग्राम पर कूलम। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जेड। तो जेड का फॉर्मूला क्या आ गया, ई अपॉन 96500 ग्राम पर कूलम। यही जेड का वैल्यू हम लोगों को निकालना था, और इसी के हेल्प से अब फाइनल फॉर्मूला अपना आ जाएगा। बताओ W बराबर क्या था जी, जेड क्यू, और जेड बराबर ई अपॉन 96500 इंटू चार्ज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यही बेसिक फॉर्मूला है किस चीज का, फराडे फर्स्ट लॉ का। फराडे फर्स्ट लॉ का ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन हम लोग अपने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए जो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, वो कौन सा लगाएंगे, देखना इधर। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए किसको लगाएंगे, देखो W अपॉन ई कर दो, W अपॉन ई, और ये Q हो गया 96500। अब देखो W, E को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये हो गया Q 96500। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, एन फैक्टर इंटू W/m इक्वल टू Q 96500। ठीक है, और एन फैक्टर W/m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, W/m क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या हो जाएगा, Q 96500। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, एक बात और हम बात बता दें, सुनो। फाइनल यहां पर लिखेंगे, सुनो फाइनल यहां पर एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। इस Q की जगह पर हम IT भी लिख सकते हैं, करेंट इनटू टाइम, और ये हो गया 96500। इसी फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं किसमें, इसी फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे किस चीज में,
इसी फार्मूला को न्यूमेरिकल्स में हम लोग लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इसी को लगाएंगे किसमें, न्यूमेरिकल्स में। इसी फार्मूला को हम लोग किस में लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ का फार्मूला है, ठीक है। तो ये W आपका मास जो डिपॉजिट था ये आ गया, और एक हम ये फार्मूला लाए हैं, हालांकि यहीं से लाए हैं, इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, और इसको भी याद रखना है और इसको भी दिमाग में रखना है। इसको आप नोट कर लो। अब देखो इफिशियंसी ऑफ सेल। इफिशियंसी ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ सेल का मतलब होता है मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मास कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, ठीक है। मास ऑब्जर्व्ड या मास कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, ठीक है। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लेते हैं, सुनो एक ध्यान से एक बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। मान लेते हैं तुम 3 फराडे का चार्ज भेजे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, 3 फराडे का चार्ज कहां भेजे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, लेकिन वो सेल के अंदर पहुंचा कितना, 2 फराडे, 2 फराडे पहुंचा, किसके अंदर पहुंचा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पहुंचा 2 फराडे। अब तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल में, तो तुम तो पुट करोगे कितना, 3 फराडे, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना पे आने वाला है, जो एक्सपेरिमेंटल आंसर होगा, एक्सपेरिमेंटल जो होगा, एक्सपेरिमेंटल आंसर वो 2 पे आने वाला है। और थ्योरेटिकल जो तुम आंसर निकालोगे, थ्योरेटिकल समझते हो, कैलकुलेटेड वो कितना पर निकलेगा, 3 पर। एक्चुअल पहुंचा कितना है, 2। तो ये एक्सपेरिमेंटल बोलो चाहे ऑब्जर्व बोल दो, ऑब्जर्व आंसर वो कितना पर निकलेगा, 2 पर। कितना चार्ज लॉस हुआ, 1 फराडे का लॉस हुआ, 1 फराडे चार्ज पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया हम बता रहे हैं, ये लॉस कर जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। आपको पता ही होना चाहिए कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ नहीं आ सकता, रुकावट कहाँ नहीं, आपकी जिंदगी में एक से एक रुकावट मौजूद है। रेजिस्टेंस की वजह से वो चार्ज क्या हो जाएगा, लॉस कर जाएगा सेल के अंदर रुकावट की वजह से, ठीक है। तो एक्चुअल आपका कौन सा मिलने वाला है, 2 पर। तो यहीं पर हम लोग निकाल सकते हैं सेल इफिशियंसी ईटा। क्या होता है, ऑब्जर्व आपका कौन सा, ये वाला 2 फराडे, और थ्योरेटिकल कौन सा है, 3 फराडे पर। तो कितना, 2/3, ये हो जाएगा इफिशियंसी। लेकिन तुम बताओ एक्चुअल आंसर तुम्हारा कौन सा है, एक्चुअल ये है। अब तुम जो निकालोगे, न्यूमेरिकल निकालोगे अपने कॉपी में, वो कितना पर निकलेगा, 3 पर निकलेगा। तो ये तो एक्चुअल है नहीं, तो हम करेंगे क्या, इसी इफिशियंसी को हम अपने थ्योरेटिकल आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना, 3 में तुम इस इफिशियंसी 2/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आया, 2 आया। तो एक्चुअल 2 के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कहने के मुताबिक इफिशियंसी में अपने थ्योरेटिकल को गुना करो तो आपका एक्चुअल आ जाएगा। तो सुनो, W मतलब मास ऑब्जर्व ही ओरिजिनल आंसर है, मास ऑब्जर्व क्या है आपका, ओरिजिनल आंसर है। तो यही पाने के लिए हम अपने कैलकुलेटेड जो तुम फार्मूला से निकाले हो, इसको इफिशियंसी में गुना कर देंगे, ठीक है। तो मास कैलकुलेटेड को हम गुना कर देंगे किससे, इफिशियंसी में। जो परसेंट जो दिया रहेगा उसको हम ऐसे उसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, सुनो, कैलकुलेटेड फार्मूला वाला है ना। तो क्या आता है फार्मूला, क्या आता है, W बराबर E अपॉन 96500, और यहाँ पर Q इंटू ये इफिशियंसी जो है परसेंटेज वाला, उसमें आप गुना कर दीजिएगा। तो कौन सा निकल जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर निकल जाएगा ऑब्जर्व। कौन सा निकल जाएगा, ऑब्जर्व। अगर मान लेते हैं सवाल में आपको दे दिया इफिशियंसी ईटा कितना, 80%, तो पता कितना रखना है, ये ईटा इक्वल टू यहाँ पर देना 0.8, परसेंटेज हटा कर रखा जाता है। तो इस परसेंटेज की जगह पर इतना रखना है, इतना परसेंटेज हटा कर।
ठीक है, 0.8। अब 80% मत रख देना। अच्छा 80% अगर रखोगे तब भी कितना होगा, 0.8 ही होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करके रखा जाता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एफिशिएंसी वाला बात। क्या समझे यहाँ पर? समझे ये कि सर जो कैलकुलेटर हम निकालेंगे कैलकुलेटर फार्मूला से, उसको इफिशियंसी में गुना कर देंगे, हमारा एक्चुअल आंसर ऑब्जर्व आ जाएगा। ठीक है। और अगर मान लेते हैं, सुनना एक बात और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं चलो मान लेते हैं, किससे लिखे, इससे। इफ इफिशियंसी कितना हो जाए 100%, 100% का मतलब क्या हो गया 1, तो जो तुम्हारा ऑब्जर्व आंसर आएगा, ऑब्जर्व, वो किसके बराबर हो जाएगा, थ्योरेटिकल। किसके बराबर? थ्योरेटिकल के बराबर। ठीक है। तो इसमें तुम फॉर्मूला यही लगा देना, W बराबर E96500 और ये कूलम। इसमें इफिशियंसी से गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद वो कितना हो जाएगा 1। तो अगर तुम्हारा इफिशियंसी कितना है बताओ, अगर इफिशियंसी 100% है तो थ्योरेटिकल आंसर किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्जर्व के बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फराडे लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ फराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फराडे, फर्स्ट लॉ में क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट हम भेज रहे थे, तो जितना ज्यादा भेजेंगे उतना सब्सटेंस, उतना ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होगा। सेकेंड लॉ में होता क्या है कि इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जरा देखो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। पहले डायग्राम बना दें, ध्यान से समझना डायग्राम। देखो इधर, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। बस एक रफ डायग्राम बना देते हैं। एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इनको कैसे जोड़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको जोड़ना है। देखो जी, बड़ा वाला प्लेट्स होगा तो इधर प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। जब ये एनोड है तो इसका साथी ये क्या हो जाएगा कैथोड, और जब ये कैथोड है तो इसका साथी क्या हो जाएगा एनोड। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि जितना तुम चार्ज भेजोगे तो सब में चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड सब में इक्वल चार्ज जाएगा, इक्वल चार्ज जाएगा। ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट हम रख देते हैं, इसके अंदर चलो रख दिए हम मोल्टेन NaCl, और इसके अंदर हम रख दिए मोल्टेन, समझाने के लिए MgBr2। ठीक है। तो मोल्टेन NaCl में Na प्लस है, Cl माइनस। तो Na प्लस बताइए मेटल है तो ये कहाँ जाएगा, ये अच्छा ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो Na प्लस कहाँ जाएगा, ये जाएगा एट कैथोड, ये कैथोड पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा बताइए, एट एनोड। बता, इसमें दो हिस्सा है, Mg+2 और ये क्या है इधर Br माइनस। तो ये +2 कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ। ये भी मेटल तो जाता है, मेटल कहाँ जाएगा कैथोड की तरफ, तो ये जाएगा एट कैथोड, और ये जाएगा कहाँ एट एनोड। ठीक है, एट कैथोड और एट एनोड। अब देखना इधर, आप सबको पता है कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो यहां पे क्या मिलेगा, सोडियम सॉलिड जाके डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ शुरू में ही। यहाँ पे कौन सा मेटल जाके जमा होगा, मैग्नीशियम मेटल जाके जमा होगा, और यहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है। तो बताओ, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम जोड़ दिए हैं, 4 प्रोडक्ट बन रहा है, और यहां से जब तुम चार्ज भेज रहे हो, मान लेते हैं 2 फराडे का चार्ज भेजे, कितना चार्ज, कितना फराडे भेजे 2, तो पता है इस सब में 2 फराडे जाएगा, सब में कितना जाएगा 2 फराडे। और अभी आपको बताएं इक्विवेलेंट लॉ, जितना फराडे भेजोगे
तो एनोड कैथोड पर उतना ही इक्विवेलेंट्स जमा होगा। अगर 2 फराडे आएगा तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट जमा कराएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्योंकि सब में सेम फराडे जाएगा, सेम फराडे जाएगा, सेम। तो यहाँ पे एक बात हम लिख दें, देखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम, जितना जमा होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट में लिखते हैं EQ, लिखते हैं EQ, Cl2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स Mg, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स Br2, एकदम सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जाके जमा होगा। ठीक है, मतलब इसका एनोड या कैथोड, एनोड या कैथोड, इसका एनोड हो चाहे उसका कैथोड हो, चारों पर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो अब हम फाइनल बात कर दें, फाइनल बात हम ये लिखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, फाइनल बात लिखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एनोड। अब चाहे एनोड इसका हो चाहे एनोड इसका, क्योंकि चारों पे सेम जमा हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एनोड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैथोड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैथोड। ठीक है, अब इसका कैथोड या उसका कैथोड जनरल फॉर्म में लिख दिए। अब यहां से तुम इसको ऐसे कर दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के जब क्या लिख सकते हो, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये किस पे हो जाएगा, एनोड पर, इक्वल टू n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये किस पे हो जाएगा, कैथोड पर। तो फॉर्मूला भी लिख दिए हम, फराडे सेकेंड लॉ का यही फॉर्मूला है, आपको यही दिमाग में रखना है, यही दिमाग में रखना है। ठीक है, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स एनोड, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स कैथोड। चाहे इधर का एनोड हो, चाहे इधर का एनोड हो, चाहे इधर का कैथोड हो, चाहे इधर का कैथोड हो, यही अपने दिमाग में रखना है। यही फराडे का सेकेंड लॉ है, यही फराडे का सेकेंड लॉ का यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कि कब न्यूमेरिकल्स में लगेगा फर्स्ट लॉ और कब लगेगा सेकेंड लॉ, ये बात आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत मस्त मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। हाँ, यहां पे देखो जी, लैंग्वेज लिख दिया गया है, ध्यान से समझ लो। इफ मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सब में चार्ज कितना जाएगा, सेम जाएगा। देन इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस विल बी फाउंड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जितने भी इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड, सब पे इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जाकर डिपॉजिट होगा। इसको लैंग्वेज में भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि कब लगाना है फर्स्ट लॉ और कब लगाना है सेकेंड लॉ। ठीक है, देखो एकदम ठेठ भाषा में लिख रहे हैं, ठेठ भाषा समझ रहे हो, ठेठ भाषा एकदम खतरनाक, एकदम बिहारी में, बिहारी भाषा में। ठीक है, बिहारी भाषा में अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रोडक्ट, अब एक प्रोडक्ट या तो ये एनोड वाला होगा और नहीं तो कैथोड, दोनों में से एक, दोनों नहीं, एक, सिर्फ एक प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रोडक्ट किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइसिस में पूछ रहा है, किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइसिस में पूछ रहा है, सुनो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रोडक्ट एनोड या कैथोड किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइसिस में पूछ रहा है, एक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, एक अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रोडक्ट एनोड या कैथोड के बारे में
बारे में किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइसिस में पूछ रहा है तो पता है कौन सा लॉ लगाना है, यहीं पर लगा देना है फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ लगेगा जी? फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या होता है? सीधे लगा देना n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स Q अपॉन 96500 कूलम। अच्छा, यहां पर चार्ज किस में रखना? कूलम में रखना। किस में रखना? कूलम में। और अगर तुम लगा दोगे फराडे में चार्ज रखोगे फराडे में, तो फिर नीचे यहां पर लिख देना 1 फराडे। कब? जब चार्ज अगर रखते हो फराडे में तो फिर 96500 कूलम की जगह पर 1 फराडे रख देना और ऊपर फराडे में रख देना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है फर्स्ट लॉ में। लेकिन अब इधर आ जाओ, अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में एक प्रोडक्ट का डेटा देकर दूसरा प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन में एक प्रोडक्ट का डेटा दे दिया और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, देकर दूसरा प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आपको सीधे लगा देना है, क्या लगा देना है? सेकेंड लॉ। क्या लगाना है? सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ क्या होता है? n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर लिख दो एनोड इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे लिख दो कैथोड। बात आगे समझ में? ये हो गया आपका दोनों लॉ लगाने का तरीका। अगर क्वेश्चन में एक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है फर्स्ट लॉ, और अगर किसी सवाल में एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ दे दिया है और दूसरे के बारे में पूछे तो सेकंड लॉ लगा देना है। ठीक है, तो अब ध्यान समझना, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा। इसमें दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब हम लोग अगले लेक्चर में इस पे कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सब न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, फर्स्ट लॉ पर भी और सेकंड लॉ पर भी। पहले आप कम से कम ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का पूरा थ्योरी अपने नोट्स में लिख लो और सही से रिवीजन कर लो। तब अगले लेक्चर में हम आपको इस पे क्या देने वाले हैं, एक से एक खतरनाक न्यूमेरिकल्स कराएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है।